हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को। तो जैसा कि ये प्लेलिस्ट एंशिएंट इंडिया का चल रहा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। तो अब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक। तो यहाँ से आता है वैदिक संस्कृति। तो आप पहले देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से हमने शुरू किया था। तो इतिहास पढ़ने के लिए, इतिहास को मतलब पहले हम महत्वों को देखा था कि आखिर में इतिहास पढ़ने के प्रॉफिट क्या है, ये सब मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आप लोगों को ये भी बताया था यहाँ पे कि इतिहास लेखन की जानकारी और ये सब स्रोत वगैरह कैसे हैं, इतिहास लिखा कैसे जाता है। तो काफ़ी बेसिक से मैंने आपको बताया था कि भौतिक अवशेष मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं, विदेशी जो लेखक होते हैं वो कुछ बताते हैं, तब जाके इतिहास को लिखा जाता है। तो ये हमने देखा था और इसकी भी कुछ सीमाएं देखी थी कि जो इतिहास लिखा जाता है उसकी भी कुछ सीमाएं थी। और उसके बाद हमने इतिहास का अपना टॉपिक देखा था कि प्रागैतिहासिक काल, आध्यैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, और इसमें भी प्रागैतिहासिक काल जो प्री हिस्ट्री होता है उसको भी पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड में क्लासिफिकेशन किया था। मतलब इतिहास कैसे पढ़ा जाता है, तो वो सब चीज़ें मैं आपको काफ़ी अच्छे से बता चुका हूँ। तो आप लोग पिछली वीडियो को देख के आए। और फिर मैंने जो सिलेबस बताया था और फिर से उसके बाद विदेशी स्रोतों से इतिहास के बारे में बताया था, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। और उसके बाद हमने देखा था कि प्राचीन भारत में इतिहास का विकास के बारे में देखा था। तो ये सब बहुत अच्छे से बताया गया था कि आधे ऐतिहासिक काल किसे बोलते हैं, ऐतिहासिक काल किसे बोला जाता है, ये सब चीज़ें मैंने बताया था। और जो औजारों के उपयोग के अनुसार भी प्रागैतिहासिक काल को बांटा गया है, तो वो भी हमने देखा था। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, लौह युग। तो अब हमने उत्तर वैदिक काल, जब हम ये इसमें देखेंगे वैदिक संस्कृति में, तो उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल होता है इसमें। तो उत्तर वैदिक काल से देखेंगे कि लौह का उपयोग शुरू होगा, मतलब आयरन का। और फिर फर्दर हमने पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में क्लासिफिकेशन किया था। पूरा पाषाण काल, निम्न पाषाण, क्योंकि टाइम पीरियड बहुत ही बड़ा था। 20 लाख साल पहले से हमें आना था करीब करीब 10,000 साल तक। तो इस वजह से बहुत बड़ा टाइम पीरियड था। तो इसको भी बार में हमने क्लासिफिकेशन 3 बार में मैंने क्लासिफिकेशन किया था। तो ये सब चीजें मैं बताया। उसके बाद प्रागैतिहासिक खोज का भारत में इतिहास क्या रहा ये बताया था। और उसके बाद हमने देखा था कि निम्न पूरा पाषाण काल क्या होता है, मध्य पूरा पाषाण काल, नव पूरा पाषाण काल, ये सब चीजें हो चुकी। और ताम्र पाषाण, चैलोलिथिक पीरियड भी हो चुका है। और उसके बाद मैंने आपको ये सब ताम्र पाषाण की अवस्था का महत्व क्या था, इसकी सीमाएं क्या थी, दुर्बलता, ये सब चीजें बहुत कॉन्सेप्चुअल वे में हो चुकी हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता भी मैंने बता दिया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसमें स्थल वगैरह सब बता दिए गए कि कौन कौन सी प्रजातियां रहती थी। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन के बारे में हम देख चुके हैं इसमें अच्छे से। और राजनीतिक संरचना, आर्थिक संरचना, इनका सामाजिक संरचना, क्योंकि मेनली क्वेश्चन यहीं से आते हैं जब आप ISPCS का एग्जाम दीजिएगा। धार्मिक जीवन के बारे में हमने देखा था। फिर कला और लिपि भी देखा था हमने, और 4 चरण थे इसके, ये भी हमने देख लिया था। और उसके बाद एक एक स्थल को मैंने बताया था आपको। हड़प्पा स्थल, इनका व्यापार कहाँ से होता था, मोहनजोदड़ो बताया गया था आपको, और सनहोदरो, लोथल, एक एक स्थल के बारे में अच्छे से बताया गया था। रंगपुर, धौलावीरा, कालीबंगा, मांडा, दायमाबाद। और उसके बाद यहाँ पे कुछ कंपेयर भी किया गया था कि कौन कौन स्थल से कौन कौन सी मेन चीजें मिली हैं, वो भी मैंने बताया। और पतन का कारण भी बताया था। तो इतना चीजें हो चुकी हैं। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे वैदिक संस्कृति के बारे में। तो वैदिक संस्कृति मतलब कि यहाँ से वेदों की रचना हुई है। तो जो हमारा हिंदू धर्म का ग्रंथ है, तो यहीं से वेदों की रचना मानी जाती है। तो पहले अब हम थोड़ा सा बेसिक चीजें देख लेते हैं कि जैसे कि ये सब सिंधु घाटी सभ्यता हो गई इतिहास के बारे में। तो 1750 करीब में इसको माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा आदमी ही सपाट हो गए, आदमी ही नहीं बचे भारतीय उपमहाद्वीप में, लेकिन आदमी बचे, लेकिन ये सभ्यता समाप्त हो गई। उसके बाद छोटे छोटे कबीलियाई टाइप के लोग, गांव टाइप के लोग, या फिर जो मंडल आप देखते हैं, तो उस टाइप में लोग कुछ कुछ इलाकों में रहते थे। ऐसा नहीं था कि लोग बिल्कुल खत्म हो चुके थे। तो ये हुआ। और 1500 ईसा पूर्व से माना जाता है वैदिक काल को। तो 1500 और 1700 में सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हुई। तो यहाँ पे अब 2 साल का गैप देख, तो 2 साल का गैप का इतिहास के बारे में उतना जानकारी मिलती नहीं है हमें। और इसके बाद हम सीधे आते हैं वैदिक सभ्यता में, पढ़ाया जाता है यक्ष भी। तो ये सब यहाँ पे है। तो उसके बाद जब आर्य आए तो उन्होंने ये वैदिक संस्कृति का विकास किया। तो अब आर्य लोग कौन थे ये यहाँ पे जानना आपके लिए जरूरी होगा। तो आर्य मतलब कि यहाँ के निवासी नहीं थे। आर्य माना जाता है कि मध्य एशिया से आए थे। तो अफगानिस्तान के ऊपर जो आप देखेंगे कि कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब क्षेत्र है, वहां से माना जाता है कि मेनली आर्य आए थे। तो अब ये भी हम देखेंगे कि किन्ने मतलब बहुत सारे लोग हुए, तो उन्होंने बताया है कि आर्य कहाँ से आए थे। तो इस पे मतभेद है अभी कि आर्य आए कहाँ से थे। और इसमें ये भी मतभेद है कि आर्य मतलब कि एक ही नस्ल के लोग यहाँ पे आए थे आर्य की, फिर कहीं कहीं से और भी लोग आए थे आर्य संस्कृति का जिन्होंने विकास किया था। तो वो भी हम देखेंगे। लेकिन
मेनली ये लोग आर्य संस्कृति का मतलब वैदिक काल का विकास किया है इसमें, तो ये हम यहाँ पे देखें। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो वैदिक संस्कृति है तो इसको दो भागों में बांट के पढ़ा जाता है। तो पहला होता है कि ऋग वैदिक काल, जिसे 1500 से लेके 1000 ईस्वी तक मानेंगे हम, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और अब ये आप जान लीजिए कि इसको बांटा क्यों गया है दो भागों में। तो अब जो ऋग वैदिक काल है तो यहाँ पे लौह का उपयोग नहीं होता था, तो उत्तर वैदिक काल माना जाता है कि यहाँ से जब लौह का उपयोग मतलब कि आयरन का उपयोग होना शुरू हो गया, इसी वजह से इसको उत्तर वैदिक काल में दो भागों में बांट के पढ़ा जाता है। तो ये था, और इसको ऐतिहासिक काल माना जाता है, तो जिसमें लिखित भी साक्ष्य होता है और उसको पढ़ा भी जा चुका हो तो उसको ऐतिहासिक काल माना जाता है। तो वेद को पढ़ा भी जा चुका है, तो वेद के बारे में भी हम देखेंगे इसमें कौन कौन से वेद हैं, ये हर एक चीजें इसमें आपको कंप्लीट कराई जाएंगी। और इसे ऐतिहासिक काल माना जाता है, और इसके जो मुख्य निवासी थे उनको आर्य कहा गया, और इन्होंने ही वैदिक संस्कृति का विकास किया। मतलब यहाँ पे वैदिक संस्कृति इसलिए बोला जाता है क्योंकि वेद की जो भी ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये सब चीजें हैं, तो इनकी जो रचना हुई, अब वेद मतलब क्या समझते हैं, वेद मतलब बुक होता है, तो हमारा ये धार्मिक बुक है, तो इनकी रचना यहीं पे हुई, इसी वजह से इनको वैदिक संस्कृति भी बोला जाता है। और वेद की रचना हुई, वेद का मतलब ज्ञान होता है, और जो वेद का मतलब होता है मतलब कि वेद से हमें ज्ञान वगैरह मिलती है, इस वजह से इसको ज्ञान बोला जाता है ऋग्वेद को। तो पहले तो ऋग्वैदिक काल देखेंगे तो इसमें बस ऋग्वेद का ही निर्माण हुआ था, इस वजह से इसको ऋग्वैदिक काल बोला जाता है। और आर्य संस्कृति शब्द का मतलब होता है कि श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम व्यक्ति, तो मतलब इनको इन सब शब्दों से पुकारा गया है कि उत्तम व्यक्ति थे, श्रेष्ठ थे, कुलीन थे, तो आर्य शब्द का ये मतलब होता है आर्य संस्कृति का। और अब हम देख लेते हैं कि आर्य का मूल निवास के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आर्य का मूल निवास की, आर्य आखिर में आए कहाँ से। तो अब इसमें ये भी बोला जाता है कि ईरान से आए थे, मतलब वहाँ पहले ईरान को फारस बोला जाता था, तो वहाँ से आए थे कि या फिर यूरोप से आए थे, तो ये सब मतभेद है। तो ये अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कहाँ से ये आए थे। और इनके मेनली सफलता का कारण ये माना जाता है कि घोड़ा, रथ, कांसे के कुछ बेहतरीन हथियार बना लिए थे और घोड़ा वगैरह का ये उपयोग करने लगे, तो इस वजह से माना जाता है कि यहाँ के जो अब हड़प्पा सभ्यता तो नष्ट हो चुकी थी, तो यहाँ के लोग कुछ कबीलियाई टाइप में रहते थे, तो इनको इन्होंने हरा दिया और यहाँ पे अपनी आर्य संस्कृति का विकास की। तो ये यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं कि ये मध्य एशिया ये सब इलाकों से आए हैं, तो यूरोप का यहाँ पे आप देखेंगे टर्की वगैरह आज है, तो यहाँ से ये लोग आए हैं भारत में। और मेनली माना जाता है कि ये दो पार्ट में आए थे, तो एक तो लोग इधर से आए थे ईरान वगैरह होके, और एक इधर कजाकिस्तान, ये सब अफगानिस्तान होके ही आए थे यहाँ पे, और बाद में ये लोग इधर भी गए थे, दक्षिण में भी हमारे। तो अब हम आगे देख लेते हैं कि इसके बारे में किन्होंने बोला है, मतलब क्या क्या कि कहाँ से ये लोग आए थे। तो पहले है मैक्स मूलर, और इन्हीं का कहा हुआ सबसे मान्य माना जाता है कि मतलब ये मध्य एशिया से आए थे, और पहले ये पंजाब में आए प्लस अफगानिस्तान से, और ये खैबर दर्रे से आए थे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पहले ये बसे थे, और खैबर दर्रा है पास ही में वहाँ पे, तो वहीं से मेनली एंट्री होता था उधर के लोगों का, ये माना जाता है। और ये पहले खाना बदोश थे, मतलब कि घूम फिर के ये लोग इधर उधर खाना बदोश जीवन अपना खाना बिटोर के मतलब खाना बटोर के खाते वाते थे। तो खाना बदोश मतलब कि घूम घूम के शिकार वगैरह करके खाना वाना अपना इकट्ठा करना होता है खाना। तो ये सबसे मान्य है कि ये मध्य एशिया से आए थे। और सर विलियम जोन्स भी हैं एक, तो इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी की थी। तो ये बोलते हैं कि यूरोप, जर्मनी, हंगरी, दक्षिण रूस से आए थे ये लोग, इनका कहना ये है। तो ये आप देख सकते हैं कि मतलब इनका कहना है कि ये लोग यहाँ से आए थे। और अब हम अगला देख लेते हैं कि किन्होंने कहा है। तो इसके बाद कहा है कि बाल गंगाधर तिलक ने बोला है कि ये आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। उत्तरी ध्रुव, तो आप पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव जब देखेंगे आर्कटिक क्षेत्र यहाँ से, तो ये ठंडे इलाके से यहाँ से आए थे, इनका कहना ये है बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक का मॉडर्न इंडिया इतिहास में भी आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इनके बारे में, तो इन्होंने ये बोला था। और चौथा है दयानंद सरस्वती, चौथे इन्होंने बोला है कि तिब्बत क्षेत्र से ये लोग आए थे। तो जो नेपाल के ऊपर आप देखेंगे तो तिब्बत क्षेत्र है, वहां से इनका कहना है कि ये लोग आए थे। और DS त्रिवेदी का भी कहना है कि ये देविका प्रदेश अफगानिस्तान से आए थे। तो अफगानिस्तान जो पाकिस्तान के ऊपर अभी है, तो वहां से ये लोग आए थे, इनका कहना ये है। तो ये हमने मत देख लिया कि इन्होंने क्या कहा है, लेकिन सबसे मान्य मत इसमें मैक्स मूलर का है कि मध्य एशिया से आए थे ये भारत। और अब हम आगे देख लेते हैं कि आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता आप देखे थे कि वो एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन उसके बाद जो आप आर्यों की सभ्यता देखेंगे तो ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। और भाषा इनकी संस्कृत थी, समाज पुरुष प्रधान था। तो वहाँ पे तो माना जाता है कि
मातृसत्तात्मक समाज था हड़प्पा सभ्यता का, लेकिन यहाँ पे माना जाता है कि इन लोगों का जो समाज था ये पुरुष प्रधान था और यहाँ पे गायों का सबसे अधिक महत्व था। तो गाय के लिए बहुत सारी शब्द का भी प्रयोग किया गया है कि गविष्टि, और गाय को मारने वाले को मृत्यु दंड वगैरह ये सब चीजें थी। तो यहाँ पे गाय का महत्व बहुत ही बढ़ गया था। और ऋग्वेद में 10 मंडल, जिसमें 2+7 प्राचीनतम है और 1+10 जो है वो सबसे बाद की रचना है। तो ऋग्वेद मंडल मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे चैप्टरों में है, तो उसमें से जो दूसरा और 7वां मंडल है वो सबसे पुराना है, लेकिन 1 और 10वां जो मंडल है वो सबसे बाद का मंडल है ऋग्वेद का। तो उसके बारे में मैं बताऊंगा आगे, बस ये कुछ पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, इस वजह से यहाँ पे लिख दिया गया है। और पहले पंजाब क्षेत्रीय कांस्य युग समाज राज्य नहीं जनजातियों में संगठित थे। अफगानिस्तान के कुंभा नदी के उत्तर प्रदेश और गंगा नदी तक ये रहते थे। तो पहले माना जाता है कि ये राज्य बना कर नहीं रहते थे, पहले ये कबीलियाई लोग थे, मतलब जनजाति, छोटे एक गांव टाइप का, एक परिवार टाइप का, ऐसे लोग मतलब वहाँ पे रहते थे इस इलाके। पहले मतलब कांस्य युग ही नहीं थी, तो पहले थोड़े ही इन्होंने लोहा का उपयोग किया था। तो पहले तो इन्होंने कांस्य युगीन ही सभ्यता चलती आ रही थी, तो बाद में उत्तर वैदिक काल से लोहे का उपयोग ये लोग करना शुरू करें और उसके बाद ये अस्थायी जीवन शुरू होगी, क्योंकि लोहे से फिर ये जो जंगल थे, तो जो गंगा घाटी के जंगल थे तो बहुत घने जंगल थे, तो अब लोहे का इन्होंने उपयोग करना शुरू करेंगे ये, तब जाके ये सारे जंगलों को काट के फिर कृषि करना शुरू करेंगे और कृषि करना शुरू करेंगे तो अस्थायी जीवन भी इनका शुरू होगा। और घोड़े का भी महत्व इनके जीवन में बहुत है, तो घोड़े के वजह से भी ये डोमिनेट किए थे यहाँ के जो निवासी लोग थे, तो इसी वजह से ये लोग इनको हरा के फिर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और ऋग्वेद में सबसे ज्यादा सप्त सिंधु क्षेत्र का उल्लेख है, तो ऋग्वेद जो लिखा गया है तो उसमें सबसे ज्यादा सप्त सिंधु क्षेत्र का ही उल्लेख है, तो मतलब वहीं पे रहते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता भी बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास ही थी, तो इस वजह से ही ये लोग जब वहां पे बसे होंगे तो सिंधु नदी का तब भी महत्व उतना होगा, तो इस वजह से इसका उपयोग ज्यादा किया गया है प्रयोग शब्द का। तो अब हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल भी इसी में हमारा कंप्लीट हो जाएगा और ऋग्वैदिक काल इसी में कंप्लीट हो जाएगा। तो मेनली हम कंपेयर जब कर लेंगे तो और कुछ इसमें बचेगा नहीं, तो अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हम इसको उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल को बस कंपेयर हम लोगों को कर लेना है, जो 2 पार्ट में बटे हैं बस, इसके अलावा इसमें कुछ है। तो पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पे उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो टाइम पीरियड है, तो ऋग्वैदिक काल का आप देखेंगे कि 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक है और उत्तर वैदिक काल का है 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक। तो पहला हम देखेंगे इसमें कि राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी ऋग्वैदिक काल में और फिर उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था कैसी। तो पहला है कि राजन गोपति प्रशासन प्रमुख, प्रारंभ में राजा का चयन, बाद में वंशानुगत हो गया। तो जो प्रशासन का प्रमुख होता था तो वो राजन या गोपति कहलाता था और प्रारंभ में राजा का चयन होता था और बाद में ये वंशानुगत हो जाएंगे यहाँ पे। तो जो शुरू में थे तो ये लोग कबीलियाई मतलब थे, मतलब कबीला बना के रहते थे, तो ज्यादा लोग इसमें होते नहीं थे, तो इस वजह से जो प्रशासन था तो ये राजन गोपति के अंडर में था। तो बहुत छोटे छोटे अब बहुत सारे लोग थे, तो बाद में ये धीरे धीरे इकट्ठा होते जाएंगे, ये जनपद वगैरह ये सब बाद में बन के महाजनपद बनेगा, वो जब हम देखेंगे अपने मगध काल को। और राजा की मदद के लिए पुरोहित राजपति होते थे इसमें, ये भी आप समझ लीजिए। और राजन को ही मतलब राजा बोला जाता था, तो राजन गोपति को ही राजा बोला जाता था, ये आप इसमें ध्यान में रखिएगा। जो ये राजन है मतलब कि राजा का जो है अभी भी मतलब पहले चयन होता था, बाद में ये वंशानुगत होगा ऋग्वैदिक काल में ही। और राजा को ऐसा भी नहीं है, राजा जो भी कबीलियाई में रहते थे तो कुछ भी काम वगैरह करना होता था तो उस कबीलियाई के हर एक जनता से उनको सहमति लेनी पड़ती थी, तब जाके वो कुछ काम वगैरह कर पाते थे। और राजा का यही कार्य था कि कबीले के पशुओं के रक्षा करना, कबीले की रक्षा करना, युद्ध वगैरह करना कबीलियाई लोगों के लिए, ये काम था उनका। तो यहाँ पे जनपद का उल्लेख है, लेकिन ऋग्वेद में था कि जन का उल्लेख था। 275 बार जनपद का उल्लेख है और जनपद मतलब होता है राज्य क्षेत्र। तो अब इनको राज्य क्षेत्र का अनुभव होने लगा, तो पहले तो कबीलियाई थे लेकिन अब ये राज्य क्षेत्र बना के रहने लगे अपना, मतलब कि एक बड़ा इलाकों में कुछ लोग मिलके राज्य क्षेत्र जैसा जो छोटे छोटे राज्य होते हैं। तो बहुत सारा जब आप इतिहास में देखेंगे तो बहुत सारे मतलब छोटे छोटे राज्य थे इतिहास में, एंशिएंट इंडिया में ही, तो वैसे टाइप के अब यहाँ पे भी प्रचलन हो गया और ये लोग जनपद बना के रहने लगे। तो बहुत सारा जन मिलके जनपद
का निर्माण यहाँ पे हो गया और यही जनपद बाद में महाजनपद हो जाएगा बहुत। और इसमें जो था तो राजा का चयन ग्रंथ से मिलता है कि राजा का चयन कैसे होता था। तो सभा समिति ये सब चीजें बन गई थी यहाँ पे, तो वही राजा का चयन वगैरह करती थी। और उत्तर वैदिक काल में आप ये भी देख लीजिए कि राजा राजसूय यज्ञ कराता था, दिव्य शक्ति अपने आप को मानता था। यहाँ पे राजा अपने आप में मतलब दिव्य शक्ति मतलब राजा दैवीय रूप है, मतलब देवता का रूप है राजा पृथ्वी पे, ये मानता था यहाँ पे। और राजसूय यज्ञ कराता था, मतलब जब राजा चुना जाता था तो वो अपना राजसूय यज्ञ कराता था। और यहाँ पे आप देखिए कि जब युद्ध होता था तब सेना का इसमें गठन होता था। तो आप समझ सकते हैं कि परमानेंट सेना नहीं थी। जब युद्ध वगैरह कबीलियाई लोग लड़ते थे तो यहाँ पे सेना का गठन करते थे लोग ऋग्वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में देखिए कि अभी भी सेना अस्थायी नहीं थी, तो यहाँ भी सेना का गठन नहीं था। ये लोग मतलब लड़ाई समय ही सेना का गठन करते थे। और सभा समिति विदत संस्था ऋग्वेद में जानकारी, इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती थी और कहीं कहीं लिखा है कि महिलाएं भाग लेती थी, तो इसमें कंफ्यूजन है। लेकिन आप ये ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन में आए तो इसमें महिलाएं भाग लेती हैं, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति ज्यादा खराब हो जाती है। तो सभा समिति में महिलाएं भाग लेती थी। तो सभा समिति मतलब ये मैं बता दूं आपको कि ये मीटिंग टाइप का होता था, मतलब कि इसमें कुछ लोग होते थे और उसमें तो सभा में तो साधारण वर्ग के लोग, मतलब कि एक जो मीटिंग नहीं होता है जो अभी आप देखते हैं कि जैसे पंचायत वगैरह में मीटिंग होती है, तो वैसे थे। तो सभा में लोग मीटिंग करते थे और कुछ फैसला वगैरह या फिर कुछ बातचीत उसमें होता था। तो ये साधारण वर्ग के लिए सभा थी, मतलब इसमें साधारण लोग भी भाग ले सकते थे सभा में। और जो समिति थी तो समिति में आप समझिए कि उच्च वर्ग के लोग रहते थे समिति में, और विदत जो थी इसमें उच्च और नीच दोनों वर्ग भाग लेते थे। तो अब इसमें बोला जाता है कि इनमें महिलाएं भी भाग लेती थी, तो विदत में ही लेती होंगी क्योंकि विदत में ही सारी लोग भाग लेते थे, मतलब उच्च नीच, तो इसमें ही महिलाएं भी भाग लेती थी या फिर लेती होंगी, ये आप समझ लीजिए। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि उत्तर वैदिक काल में ये जो मैंने सेना का बताया था, तो रक्त संबंध पर ही सेना अधिकारी बनते थे। तो मान लीजिए कि जो अब राजा वगैरह होगा तो उनके रक्त संबंधित जो भी होंगे तो उनको ही सेना का अधिकारी वगैरह बनाया जाता होगा। तो आप ये चीजें हर एक डायनेस्टी में देखेंगे कि राजा के रक्त संबंधित लोगों को ही, कहीं का सूबेदार, कहीं का कुछ भी, और कहीं का राज्यपाल जो गवर्नर होता है, ये सब बनाया गया था इतिहास में। और सभा समिति के जगह राजकीय प्रभुत्व आ जमे और राजाओं प्लस अभिजातियों का बोलबाला हो गया यहाँ पे। और स्त्रियां जो थी इनका वैल्यू कम हो गया और कुलीनों प्लस ब्राह्मणों का प्राबल्य हो गया। तो अब जो सभा समिति थी तो इसमें तो आमजन लोग भाग लेते थे, उच्च लोग भी भाग लेते थे, निम्न लोग भी भाग लेते थे। और उसके बाद जो फैसला वगैरह लिया जाता था तो वो राजा मानता था। तो राजा के कार्य के लिए या फिर फैसले को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये सभा समिति ये सब चीजें थी, विदत वगैरह। लेकिन अब जो ये सभा समिति थी तो उत्तर वैदिक काल जब तक आया तो यहाँ पे अब इनका बोलबाला कम हो गया और यहाँ पे अब हुआ कि राजा का प्रभुत्व तो ज्यादा हो गया यहाँ पे, और अभिजात वर्गों का मतलब कि उच्च वर्गों का यहाँ पे ज्यादा बोलबाला हो गया। और ब्राह्मणों की स्थिति इसमें अच्छी हुई क्योंकि ब्राह्मण ही अब इसके बाद यज्ञ वगैरह कराएंगे तो इनकी स्थिति अच्छी होती चली जाएगी दिन पे दिन ब्राह्मणों का। और अब यहाँ पे जो स्त्रियां यहाँ पे भाग लेती थी तो अब यहाँ पे स्त्रियां उत्तर वैदिक काल में ये सब सभा समिति में भाग लेना इनको बंद करा दिया गया। तो अब यहाँ से स्त्रियों की स्थिति खराब होती चली जाएंगी और आप देखेंगे कि अब स्त्रियों की जो महिलाएं होती हैं उनकी स्थिति कहीं अच्छी नहीं रहेगी और आज तक अभी भी उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। इंडिपेंडेंट के बाद थोड़ी अच्छी हुई है लेकिन जितना होना चाहिए उतना अभी तक हुई नहीं है। और यहाँ पे देखिए न्याय राजस्व की जानकारी यहाँ पे नहीं मिलती है। पशु चोरी के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। तो पशु जो गाय था तो बाटल सिस्टम का यहाँ पे उपयोग होता था। तो उस टाइम तो मुद्रा वगैरह थी नहीं, तो मुद्रा के जगह पे वो लोग गाय का ही उपयोग करते थे। तो गाय वगैरह से ही कुछ भी चीज़ें खरीदना या फिर बदलना ये सब चीज़ें चलती थी वहाँ पे। तो यहाँ से पशुओं की चोरी के साक्ष्य मिलते हैं। और यहाँ पे न्याय राजस्व शुरू हो गया, यहाँ से जानकारी मिलती है और संग्रहित करने वाले भी यहाँ से पता चलता है कि ये सब चीज़ें करते थे। कर वगैरह यहाँ से होने लगी शुरू। और चारागाह या बड़े जत्थे का प्रधान व्राजपति या परिवार का प्रधान भी कुलपी कहलाते थे और लड़ाकू दल को ग्रामनी कहा जाता था। तो जो चारागाह मतलब कि जानवरों को लेके चराते थे कबीलियाई लोग, तो उनके प्रधान को ब्राजपति और यह परिवार का प्रधान होता था और कुलपी कहलाते थे ये, और लड़ाकू दल के प्रधान को ग्रामनी कहा जाता था। तो जो इसमें अब जैसे अब आप देखते होंगे कि कुछ लोग काम करते हैं, कुछ सैनिक होते हैं, कुछ अलग क्षेत्र होते हैं, तो हर एक क्षेत्र में बटे होते हैं, कुछ मेडिकल से रिलेटेड होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी
था। लड़ाकू दल के प्रधान को इसमें ग्रामणी कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में। और यहाँ पे अश्वमेघ यज्ञ होता था, घोड़ा छोड़ दिया जाता था और जिस क्षेत्र में घोड़ा जाता था वहाँ पे अधिकार माना जाता था। तो घोड़ा को छोड़ा जाता था राजा द्वारा, जो मजबूत राजा होता था, जिसको लड़ाई करने का मन होता था वो छोड़ देता था। अगर उसको कोई भी दूसरे राज्य का राजा जनपद का मतलब रोकता था तो उस राजा को, अब जो राजा अश्वमेघ यज्ञ करा के घोड़े को छोड़ा है, उससे युद्ध करना होता था। अगर युद्ध में हार जाता था तो फिर तो वो इलाका ऐसे भी उसका था, लेकिन युद्ध नहीं करते थे लोग, क्योंकि जो अश्वमेघ यज्ञ कराता था वो बहुत बलशाली होता था। और राजा कर्तव्य निभाने के लिए पुरोहित, सेनापति, पटवारी द्वारा अपने काम को निर्वहन कराता था। तो ये सब उच्च अधिकारी थे, जैसे कि आप बहुत सारे अधिकारी आप देखेंगे कि IAS IPS ये सब अधिकारी होते थे। तो ये सब पुरोहित, सेनापति, ये सब पटवारी अधिकारी होते थे उस टाइम के। और व्यक्ति की पहचान गोत्र से होती थी और ये जन्ममूलक थी। तो अब मतलब कि गोत्र का यहीं से प्रचलन हुआ। तो एक कबीलियाई लोग बहुत सारे गाय वगैरह को रखते थे और एक गोत्र के कहलाते थे। वैसे ही अब दूसरे गोत्र में उनको फिर शादी करना होता था। एक गोत्र वाला एक गोत्र में शादी नहीं करता था। तो यहीं से आज का भी गोत्र का हम विकास मानते हैं। तो एक गोत्र वाला एक ही गोत्र में शादी नहीं करता था क्योंकि उसका धन नहीं बढ़ता था। अगर वो दूसरे गोत्र में शादी करेगा तो अब उस कबीलियाई या फिर जो समूह थे तो उनका भी गोत्र के जो गाय वगैरह हैं तो इनका हो जाएगा। तो फिर गायों की संख्या बढ़ जाएगी और उस समय गायों को ही पैसा का रूप या फिर धन का रूप माना जाता था। और नजराना वसूला जाता था संग्रहित द्वारा। नजराना वगैरह ये सब एक समझिए गिफ्ट जैसा था ये सब। तो ये हमने राजनीतिक व्यवस्था देख लिया और अब हम इसमें देखेंगे आर्थिक व्यवस्था आर्यों की, मतलब वैदिक काल की। तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था ऋग्वैदिक काल और यहाँ पे उत्तर वैदिक काल की। तो पहले थे कि पशुपालन सर्वाधिक उल्लेख मिला है, तो पशुपालन वगैरह करके ये अपने जीवन का निर्वहन करते थे। लेकिन यहाँ पे हुआ कि पश्चिमी यूपी गंगा यमुना के दोआब में उपजाऊ जमीन का इन्होंने विकास किया। विकास कैसे किया? यहाँ पे लौह मिल गया इनको, तो लोहे का आयरन का हथियार बना के फिर इन्होंने जंगल को काटना शुरू किया। तो पहले तो ये पंजाब साइड में ही रहते थे, तो पंजाब साइड से अब ये धीरे धीरे यूपी तरफ, गंगा का क्षेत्र तरफ बढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि इधर पहले बहुत जंगल थी और जंगल थी तो जंगल को ये लौह मिला, तो फिर इन्होंने लौह का हथियार बना के जंगल को काटना शुरू किया और इधर बढ़ना शुरू किया। उसके बाद गंगा के दोआब में इन्होंने खेती शुरू की तो फिर इनका अस्थायी जीवन वगैरह भी शुरू हुआ यहाँ से। और यहाँ पे हम देखते हैं कि गाय का महत्व बहुत था, तो मैंने ऊपर भी बताया। तो गाय के लिए यहाँ पे गोदली, गवैती, गोपति, दान दक्षिणा में गाय गविष्टि, गाय के लिए सजा का भी प्रावधान था यहाँ पे। तो गाय बहुत ही महत्वपूर्ण थी, तो गाय के लिए इतने शब्दों का उपयोग किया गया है और गाय के लिए ही युद्ध होता था। तो गाय मतलब आप समझ लीजिए धन, तो धन के लिए भी आज भी युद्ध होता है, तो युद्ध होता था गायों के लिए। और लौह एवं अग्नि वगैरह के द्वारा यहाँ पे कृषि योग्य बनाया गया। तो लौह से ही अग्नि मतलब कि हथियार वगैरह बना के यहाँ पे कृषि योग्य भूमि बनाया गया यहाँ पे और कृषि का विकास हुआ। और यहाँ से जौ, चावल, गेहूं परिचय सबसे हुए ये, और फिर जाके दोआब में ये सब चीजें ये उपयोग करना शुरू किया यहाँ पे। और यहाँ पे जो था वो बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार, शिल्पिया ये सब वर्ग थे कुछ काम करने वाले। तो इसमें वर्ण व्यवस्था में भी हम देखेंगे कि तो पहले वर्ण व्यवस्था काम के अनुसार थी, वर्ण थी यहाँ पे, और बाद में ये वर्ण जाति में चेंज हो जाएंगे, इनको जन्म से मान लिया जाएगा। यही जो अभी ये काम के अनुसार है तो इनको बाद में जाति के अनुसार माना जाने लगे। और खाना बदोश थे, घूम घूम कर ये जीवन अपना व्यतीत करते थे, तो ये मैंने ऊपर भी आपको बताया। और अंतरजीवी खेरा में भी चावल के साक्ष्य मिले हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे खाना बदोश हो गया और यहाँ पे अस्थायी जीवन शुरू हो गया इनका। तो यहाँ पे अब अस्थायी जीवन, क्योंकि कृषि वगैरह करने लगे तो यहाँ पे अस्थायी जीवन हो गया। यहाँ पे पहाड़ियों में आदि में ये रहते थे, लेकिन यहाँ पे अब कच्ची ईंटों का मकान बनने लगा। तो ये पहले पहाड़ी वगैरह में रहते थे घूम घूम कर, और अब यहाँ पे हुआ उत्तर वैदिक काल में कि ये लोग कच्ची ईंटों का घर बना के रहने लगे यहाँ पे। और ऋग्वेद में कृषि संबंधित सभी जानकारी मिलती है, तो कृषि वगैरह कैसे होती थी ये सब चीजें उसमें लिखी गई हैं। तो ये मत समझिएगा कि इसमें मिले मतलब उसमें ये सब विधियां वगैरह लिखी गई हैं कृषि संबंधित हर एक चीजें ऋग्वेद में। और उच्च गुणवत्ता के बर्तन भी यहाँ पे मिले। अब तो अस्थायी जीवन होगा तो यहाँ पे बर्तन वगैरह की जरूरत उनको पड़ेगी ही, जो अनाज वगैरह उगाएंगे या फिर खाना वाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे
उच्च गुणवत्ता वाले बर्तन भी मिलते हैं। और भूस्वामी या फिर भूमि दान का उल्लेख यहाँ से नहीं मिलता। तो भूस्वामी या जो जमींदार होते हैं तो ये सब सिस्टम यहाँ पे नहीं है। तो अस्थायी जीवन नहीं है तो ये सब भूमि दान या फिर भूस्वामी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा ही। और सीमित स्तर पे यहाँ पे व्यापार के प्रमाण मिले हैं। तो अब जब अस्थायी जीवन भी होने लगा तो यहाँ पे व्यापार वगैरह भी थोड़ा बहुत होने लगा होगा, लेकिन ये सीमित ही था। और व्यापार, सिक्के आदि का प्रमाण नहीं मिलते हैं यहाँ से, और सिक्के आदि के यहाँ से भी प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पे सीमित मात्रा में व्यापार शुरू हो गए थे। तो अब हम देख लेते हैं सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति इसमें ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की हम बात कर लेते हैं। इसमें तो पहला है कि वर्ण जाति पर आधारित था। इसमें वर्ण था, वर्ण जाति पर आधारित समाज नहीं था। तो ऋग्वैदिक काल में वर्ण था। वर्ण मतलब कि जो खेती करते थे उनको एक वर्ण मान लिया गया, जो काश्तकारी करते थे, जो बरही होते थे, या फिर जो कुछ भी मतलब अलग अलग लोग होते थे उनको अलग अलग वर्ण माना गया, लेकिन ये जाति पर आधारित नहीं था। और ऋग्वेद में ये भी समझ लीजिए कि 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था के दैवीय उत्पत्ति का उल्लेख है। तो ऋग्वेद में वर्ण जो व्यवस्था है उसमें दैवीय उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है कि ये वर्ण जो है वो देवताओं द्वारा दिए गए हैं। तो इसमें ये बताया गया है ऋग्वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था का प्रमाण 4 था। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कार्य भी उल्लेखित थे इनके। तो क्षत्रिय रक्षा करते थे, वैश्य व्यापार वगैरह, और शूद्र जो थे इन तीनों की सेवा करते थे। ब्राह्मण इसमें सबसे उच्च माना जाता था, ये पूजा पाठ ये सब चीजें करते थे। तो ये उत्तर वैदिक काल में ये वर्ण व्यवस्था अब धीरे धीरे जाति में परिवर्तित होने लगी इसमें। तो अब जो क्षत्रिय कुल में पैदा होगा तो उसको क्षत्रिय ही माना जाएगा। और जो वैश्य से पहले इसमें जो ऋग्वैदिक काल था उसमें तो व्यापार करते थे, लेकिन अब इसमें माना जाएगा कि अब ये व्यापारी वगैरह अब ये जन्म से ही ये माने जाएंगे। चाहे शूद्र हो तो अब शूद्र को भी जन्म से आधारित हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। तो यहाँ पे था कि व्यवसाय पर भी नहीं बटा था, ये अलग अलग एक साथ व्यवसाय करते थे। तो ऐसा भी यहाँ पे अभी ये भी सिस्टम नहीं था कि व्यवसाय पर ये बटा था जो वर्ण था। तो अलग अलग वर्ण के भी एक परिवार में लोग देखे जा सकते थे कि कोई कृषि कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है। ऋग्वैदिक काल में ऐसा सिस्टम था। तो एक परिवार में बहुत तरह के लोग मिल जाते थे, लेकिन ये जब होगा उत्तर वैदिक काल में तो ये जाति बन जाएंगे धीरे धीरे। और यहीं से गोत्र प्रथा की शुरुआत होती है। जनजाति एक साथ पशु, तो एक मूल के पुरुष से उत्पन्न लोगों के लिए ये चीजें थी। तो अब जनजाति के लोग थे तो गोत्र मतलब कि गाय से उस टाइम वस्तु विनिमय की जाती थी, मतलब बार्टर सिस्टम था कि तो उस टाइम कोई मुद्रा वगैरह होती नहीं थी, तो हर एक चीजें मतलब गाय का महत्व हो जाता था। तो व्यापार वगैरह गाय से ही लोग किया जाता था। तो अब एक जनजाति के लोग जितने गाय को बिटोरते थे उनको एक गोत्र का कहा जाता था। और गोत्र से बाहर विवाह यहीं से उत्पन्न हुई, क्योंकि अब गोत्र से बाहर विवाह करते थे ताकि उनको अलग गोत्र से शादी करेंगे तो उस गोत्र के जितने भी गौ होंगे, जो भी गाय होंगे, तो अब वो मिला के ज्यादा इनके पास गाय हो जाएंगी। तो इनको एक गोत्र में शादी इसी वजह से नहीं करते थे ताकि इनका धन बढ़ सके। यहाँ पे ये सिस्टम यहीं से उत्पन्न हुआ। आज भी हम गोत्र देखते हैं अपने यहाँ पे। और आर्य और अनार्य रंग के आधार पे बटे थे यहाँ पे। तो जो आर्य थे तो वो अपने आप को मतलब कि कलर में गोरे मानते थे, और अनार्य को थोड़ा जैसा भारत का आज रंग आप देखेंगे जी, थोड़ा मतलब कि ये सब जो यूरोपियन कंट्री वगैरह होते हैं तो उनसे थोड़ा हमारा रंग कलर डिफरेंस है। तो उस टाइप पे ये कलरों के रंग पे आर्य और अनार्य बोलते थे, इसमें रंग के आधार पे बांटे थे इसमें, ये आप समझ लीजिए। और यहाँ पे है कि दासों का उल्लेख नहीं मिलता है, मतलब कि दास होंगे लेकिन वैसे दास यहाँ पे नहीं थे जैसे कि यूरोप में थे। तो यूरोप में बहुत ज्यादा दासों का प्रचलन था, वैसे यहाँ पे सिस्टम नहीं था। और बाल विवाह, सती प्रथा ये सब भी नहीं मिलता है यहाँ से उत्तर वैदिक काल से और ऋग्वैदिक काल से भी। और यहाँ से भी देख रहे हैं बाल विवाह, सती प्रथा ये सब, प्रदा प्रथा ये सब ऋग्वैदिक काल से भी नहीं मिलता है और उत्तर वैदिक काल से भी ये नहीं मिलता है। और दास प्रथा का साक्ष्य उत्पन्न है, मतलब कि दास प्रथा का साक्ष्य मिलता है लेकिन ये उत्पादन से रिलेटेड नहीं है, मतलब कि उत्पादन के कामों में इनको नहीं लगाया गया था। और जो यूरोप वगैरह में दास थे तो वो मेनली किसानी वगैरह कराने के लिए दास बनाया जाता था। दास मतलब समझ लीजिए कि जो कोई लोग है तो उसको खरीद लेना या फिर उस पर अधिकार कर लेना, अगर आप मजबूत हैं, और उनको फिर अपने कामों में लगाए रखना, इसको दास प्रथा बोला जाता था। और यहाँ पे शिक्षा का भी अधिकार था महिलाओं को। घोषा, अपाला, लोप मुद्रा आदि ये सब विदेशी महिलाओं की जानकारी यहाँ से मिलती है। तो शिक्षा का भी अधिकार था ऋग्वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में हुआ कि महिलाओं को राजनीतिक कार्य में अब
भाग लेना ये सब बंद करा दिया गया। तो यही अब देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में इतनी सारी कुरीतियाँ आते जा रही हैं। तो अब यहीं पे इसके बाद हम पढ़ेंगे महाजनपद काल और उसके बाद हम पढ़ेंगे धीरे धीरे कि ऐसी व्यवस्था आ जाएगी। उसके बाद दो धर्म का उत्पन्न होगा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, क्योंकि बहुत सारी कुरीतियाँ समाज में आ जाती हैं तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, बलि वगैरह चढ़ाई जाती है। तो ये सब मैं बताऊंगा। तो सारे पशु उसमें समाप्त होने लगते हैं, तो तब जाके बौद्ध धर्म और जैन धर्म का वहाँ पे उत्थान होगा। तो ये हम आगे देखेंगे। और यहाँ पे ये भी देख लीजिए कि अथर्ववेद में पुत्री के जन्म पे दुख मनाया जाता था। तो अब समझ सकते हैं कि मतलब कि कितना भेदभाव होता था लड़कियों से। तो यहाँ पे जब पुत्री जन्म लेती थी तो यहाँ पे दुख मनाया जाता था उत्तर वैदिक काल में। और राजनीति में भी भाग लेती थी। तो स्त्रियां जो थी वो राजनीति में भी भाग लेती थी। तो वो मैंने बताया था विदत, जिसमें सभी लोग भाग लेते थे, तो इन सब में भी स्त्रियां भाग लेती थी। और यहाँ पे संयुक्त परिवार प्लस प्रतिशतात्मक परिवार था यहाँ से, मतलब कि पुरुषों का ज़्यादा बोलबाला था। और संयुक्त परिवार मतलब जॉइंट फैमिली जिसे आप बोलते हैं, तो बहुत सारे लोग मिलके, आज भी आप देखेंगे कि ग्रामीण इलाकों में बहुत बड़ा फैमिली होता है, उनके ताऊ, चाचा, चाची, अंकल, मतलब सभी एक साथ मिलके रहते हैं, उनको ज्वाइंट फैमिली बोला जाता है। तो ये सब प्रचलन था और पुरुष प्रधान समाज था इसमें ऋग वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में हम देख लेते हैं कि आश्रम व्यवस्था की संकल्पना यहाँ पे आती है। तो आश्रम में था, पहला ब्रह्मचर्य था, और उसके बाद गृहस्थ था, उसके बाद वानप्रस्थ था, उसके बाद संन्यास था। मतलब कि ब्रह्मचर्य में इसमें 100 वर्ष की उम्र मान के इसमें 4 भाग कर दिया जाता था, 25-25 वर्ष को। और ब्रह्मचर्य पहला इसमें होता था, इसमें करना होता था कि लोग शिक्षा वगैरह प्राप्त करते थे, मतलब गुरुकुल वगैरह में रह के। और दूसरा होता था गृहस्थ का, तो इसमें शादी वगैरह करके बच्चे वगैरह पैदा, जो भी चीज़ें गृहस्थ की होती है ये सब चीज़ें करना। और उसके बाद तीसरा जो चरण होता था तो वानप्रस्थ का होता था, इसमें लोग शिक्षा वगैरह अब देते थे खुद से, तो मतलब कि शिक्षा देना लोगों को इन सब के बारे में, ये सब चीज़ें जो हैं। और चौथा होता था संन्यास, तो ये 75 से लेके 100 वर्ष तक, मतलब संन्यास लेके उसके बाद मृत्यु का वेट करना, ये होता था। 4 भागों में बांटा गया था इसमें, मतलब जीवन के चरण। और ऋग वैदिक काल में था कि पुत्र के जन्म के लिए मंत्र का उल्लेख है, लेकिन पुत्रियों के जन्म के लिए इसमें नहीं है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा भेदभाव यहाँ पे भी दिख रहा है कि ऋग्वेद में पुत्र के जन्म के लिए मंत्र का उल्लेख किया गया है, लेकिन पुत्रियों के जन्म के लिए यहाँ पे नहीं किया गया है। और यहीं पे है कि आप देख लीजिए 4 पुरुषार्थ हैं, समझाने का प्रयास किया गया है। मतलब यहाँ पे है कि मनुष्य के जीवन में लक्षण उद्देश्य से रिलेटेड है, कि मतलब कि बहुत संपन्न मनुष्य के अर्थात विवेकशील मनुष्य के लक्षणों को प्राप्ति के लिए ये सब बताया गया है। तो इसमें आश्रम व्यवस्था से ही संबंधित है ये, और दोनों में संतुलन स्थापित किया गया है। तो 4 पुरुषार्थ थे इसमें, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सब चीजें इसमें थी। तो ये आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। तो इतना डीपली क्वेश्चन नहीं आता है कि भीतर तक घुस के पूछे इसमें। और ये है कि ऋग वैदिक काल में शाकाहारी मांसाहारी दोनों चीजें यहाँ पे उपयोग में लाई जाती थी, मतलब कि दोनों चीजों का ये लोग आहार में उपयोग करते थे। और मनोरंजन, रथ के लिए रथ दौड़, जुआ, ढोलक, वीणा आदि ये लोग बजा के मनोरंजन करते थे। और वैदिक साहित्य में संस्कारों का उपनयन संस्कार, समावर्तन, विवाह आदि अंतिम संस्कार, लेकिन इसे व्यवसायिक रूप में बुद्ध काल में भौतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक उद्देश्य में हो गया। तो ये सब संस्कार थे। तो आज भी आप देखेंगे कि अब विवाह वगैरह के लिए ये सब जो चीजें कराई जाती हैं, तो आप देखते हैं कि शादी का जो प्रोसेस होता है, तो ये सब चीजें यहाँ पे होती थी। अंतिम संस्कार, ये सब चीजें यहीं से शुरू हुई हैं। और जब बुद्ध काल आया तो इसको काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा, और ये सब भौतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ये सब उद्देश्य के लिए इसको माना जाने लगा। और यहाँ पे है कि गुरुकुल शिक्षा प्लस मौखिक शिक्षा मिलती थी। तो ऋग वैदिक काल में गुरुकुल से शिक्षा मिलती थी, मौखिक शिक्षा मिलती थी यहाँ से। और आवास की जानकारी नहीं मिलती है यहाँ से, मतलब कि ये लोग आवास नहीं करते थे। तो मैंने बताया है कि पत्थर आदि गुफा वगैरह में ये लोग रहते थे। और कुछ संस्कारों जैसे कि विवाह, अंतिम संस्कार आदि का भी उल्लेख यहाँ भी है। तो ऋग वैदिक काल का ही एक्सटेंड वर्जन उत्तर वैदिक काल है, लेकिन उसमें बहुत सारी डिफरेंस आई, क्योंकि कृषि का आविष्कार हो गया। कृषि का आविष्कार हुआ तो मतलब कि इकोनॉमिक से रिलेटेड ही हर एक चीज़ें होती हैं। तो कृषि का आविष्कार हुआ तो मतलब अब स्टेबल हो गए। तो स्टेबल हुए तो अब घूम घूम के जो ये अपना जीवन ऋग वैदिक काल में व्यतीत करते थे, तो इसमें बहुत सारे चेंज आए। उसी को हम उत्तर वैदिक काल में पढ़ते हैं। तो महिलाओं की स्थिति में चेंज आई, क्योंकि अब लोग स्टेबल हो गए, और यहाँ से उनकी मानसिकता वगैरह भी चेंज हो गई महिलाओं के प्रति। क्योंकि पहले जब थे तो कबीलियाई टाइप के रहते थे वो लोग, पशुपालन, ये सब चराना वगैरह साथ में, तो वहाँ पे इतने भेदभाव नहीं थे। लेकिन जब भी पीपल स्टेबल होता है तो यहाँ पे भेदभाव ये लोग करने लगे।
तो अब हम आगे देख लेते हैं धर्म के बारे में। धर्म ऋग्वैदिक काल का और उत्तर वैदिक काल के धर्म के बारे में। तो पहला है कि ऋग्वैदिक काल में इंद्र देवता थे और ये युद्ध प्लस वर्षा के देवता माने जाते थे। और यहाँ पे होगा कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र वरुण की तुलना में विष्णु प्रजापति रुद्र का महत्व बढ़ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि इंद्र सबसे मतलब उत्तम देवता यहाँ पे माने जाते थे ऋग्वैदिक काल में। लेकिन हुआ कि इंद्र और वरुण जो यहाँ पे है, तो वरुण के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो वरुण के जगह पे विष्णु और प्रजापति रुद्र का महत्व यहाँ पे ज्यादा बढ़ गया उत्तर वैदिक काल में। और अब हम देख लेते हैं अग्नि। तो अग्नि देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थता करने वाले देवता थे। तो ये ऋग्वैदिक काल में थे। ये अग्नि जो थे मनुष्य और देवता के बीच में मध्यस्थता करने वाले देवता माने जाते थे यहाँ पे। और अब हम देख लेते हैं वरुण को। पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता माना जाता था वरुण को, और समुद्र का भी निर्माता इनको माना जाता था। विश्व का नियामक माना जाता था, शासक, सत्य का प्रतीक माना जाता था, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता धर्ता, इतने चीजों का देवता इनको माना जाता था। लेकिन आप देख रहे हैं कि वरुण और इंद्र के नाम पे यहाँ पे विष्णु और पशुपति रुद्र का महत्व ज्यादा बढ़ गया। तो अब हम देख लेते हैं कि विष्णु देवता को, तो विश्व का संरक्षण एवं पालन करता यहाँ पे माना जाता था विष्णु को उत्तर वैदिक काल में। और पूषण जो थे वो पशुओं के देवता माने जाते थे, क्षुद्रों के लिए भी प्रसिद्ध थे ये। और यहाँ पे हम देख लेते हैं सोम देवता को। तो वनस्पति देवता इनको माना जाता है। प्राकृतिक पूजन का इससे पता चलता है कि ये लोग प्रकृति पूजा का, यहाँ से हमें पता चलता है कि ये लोग प्रकृति के प्रति उस टाइम भी कितने जागरूक थे। तो इससे हमें ये पता चलता है धार्मिक जीवन से। और सर्वाधिक मंत्र इंद्र पर ऋग्वेद में, इसके बाद अग्नि पर। तो जो ऋग्वेद है तो उसमें सबसे ज्यादा मंत्र जो है वो इंद्र के लिए है, और उसके बाद अग्नि के लिए सबसे ज्यादा मंत्र ऋग्वेद में। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मूर्ति पूजा का कोई प्रमाण यहाँ से नहीं मिला है। तो मूर्ति पूजा बहुत बाद में आएगा, जब बुद्ध वगैरह की मूर्ति वगैरह ये लोग बनाए जाने लगेगा। और मंदिर वगैरह का निर्माण यहाँ से हम देखेंगे कि गुप्त काल से शुरू होगा वहाँ पे। और यहाँ पे दाह संस्कार अंतिम संस्कार में किया जाता था यहाँ पे। और अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि ऋग्वैदिक काल में क्या था। प्रार्थना एवं यज्ञ पर सामूहिक प्रार्थना सर्वाधिक महत्व था, और मूर्ति पूजा और मंदिर का साक्ष्य यहाँ से नहीं मिले हैं। तो यज्ञ वगैरह यहाँ पे होती थी, ये सब चीजें जान लीजिए। तो उत्तर वैदिक काल में ज्यादा यज्ञ होते थे। तो यज्ञ का ही प्रचलन बढ़ा है उत्तर वैदिक काल में, कि यहाँ पे ब्राह्मणों का प्रचलन बढ़ने लगा, मतलब कि ब्राह्मणों की प्रसिद्धि बढ़ने लगी, क्योंकि ब्राह्मण यज्ञ कराते थे। तो ये सब चीजें यहाँ से बढ़ी। तो वो सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ पहले, तो वो आप वहाँ से देखेंगे। तो इतने चीज़ों को हमने देख लिया इसमें। और अब हम अपने सेकंड पार्ट में इसको देखेंगे। वैदिक साहित्य से रिलेटेड बहुत सारी बुक हैं, इसको हम देखेंगे। और उसके बाद उपनिषद वगैरह के बारे में देखेंगे। और हम यहाँ पे कुछ चीज़ें देख के इनकी राजनीति व्यवस्था में और भी चीज़ें कुछ प्रशासन से रिलेटेड थी, और कुछ नदियाँ वगैरह और कुछ फैक्चुअल चीज़ें यहाँ पे देख के उसके बाद हम थोड़ा कंपेयर करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता और जो वैदिक सभ्यता थी इससे। और उसके बाद ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे महाजनपद काल के बारे में। तो आप लोग बस इसको देखते चले, और आप समझे कि मैं थोड़ा सा कुछ बता दूं आपको कि जैसे ये सब चीज़ें इतना स्ट्रक्चर वे में इसलिए लिखा हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को एग्जाम में। तो बहुत सारे टीचर हैं जो मतलब कि पढ़ाते हैं, लेकिन नोट्स का मतलब ही ये होता है कि आपका बिल्कुल स्ट्रक्चर वे में नोट्स बनाया गया हो और हर एक चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कन्फ्यूजन होगा आपको। और जो बाकी लोग, मतलब मैं नहीं बोलता कि खराब पढ़ाते हैं, सबका अलग अलग अपना तरीका है पढ़ाने का, लेकिन आप समझिए कि ये सब बिल्कुल चीज़ें क्लियर लिखी होनी चाहिए। अगर 4 पॉइंट अगर आप बोर्ड पे लिख के समझाते हैं और आप लोग अगर वैसे वीडियो देख के छोड़ देते हैं तो वो चीज़ें याद नहीं रहेंगी आपको। तो नोट्स की बहुत ही इम्पोर्टेंस है किसी भी एग्जाम के लिए। तो नोट्स बहुत ज़रूरी है रिवीजन करने के लिए, क्योंकि हर एक चीज़ें लोग बाद में भूल जाते हैं। तो इस वजह से नोट्स का बहुत ही ज़रूरत है। इसी वजह से मैंने ये नोट्स को स्ट्रक्चर वे में बनाया हूँ। बिल्कुल आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आप इस नोट्स को बार बार पढ़ लेते हैं। और बाकी आप लोग इतने क्लास वगैरह देखते रहते हैं और हर एक चीज़ें पढ़े भी हैं, तो आप लोग काफ़ी अच्छे से और सब चीज़ें जानते हैं। तो आप लोगों को पता ही है कि कौन सा क्लास आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है और कौन सा क्लास आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो वो आप लोग अपना देख के कर भी रहे होंगे और करेंगे भी आगे। तो बस आप लोग अच्छे से कोई भी चीज़ें कहीं भी पढ़े तो उसको रिवाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। एन नंबर ऑफ टाइम आपको रिवाइज करना होगा, देन यू रिमेंबर ऑल द थिंग। सो यही था, और आगे हम अपने देखेंगे वैदिक काल के सेकेंड पार्ट को। ओके गाइज, थैंक यू।